आज हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत मोलकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम है मोलकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंतर्गत जो सेकंड टेस्ट लिए थे उसका यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग टेस्ट 1 जो पार्ट 1 का जो टेस्ट था उसका हम लोग अध्ययन कर लिए थे। तो आज अध्ययन करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 का। उसके बाद कहना चाहिए ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंड का संश्लेषण होता है। ये कई बार ये व्यापम या नीट या पीएमटी में क्वेश्चन आया है। ये डीएनए रेप्लिकेशन के समय ये बनता है। ये जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी समय इसका संश्लेषण होता है। तो ओकाजाकी खंड का संश्लेषण कब होता है? तो वहाँ पर कहना चाहिए 2 स्ट्रैंड बनती है। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। दोनों ही डीएनए का स्ट्रैंड होता है। तो याद रख लेना इसको आप लोग। जो ओकाजाकी जो खंड होता है ये केवल कहना चाहिए लैगिंग स्ट्रैंड पर बनती है, लीडिंग पर कभी भी नहीं बनती है। ये बनती है लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब उत्तर आ जाएगा बी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कब प्रारंभ होगा? जब डीएनए के दोनों रेप्लिकेशन मतलब होता है 1 से 2 बनना। रेप्लिकेशन कहिए चाहे डुप्लीकेशन कहिए, ठीक है। डीएनए का 1 से 2 बनना। आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होती है। तो इंटरफेज अवस्था की जो एस फेज होती है, इंटरफेज अवस्था की जो एस फेज होती है उस अवस्था में कहना चाहिए डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है। तो हमको पता है जो डीएनए का मॉडल कैसे होता है, जो वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। डबल हेलिक्स मॉडल होता है, 2 कुंडली के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है जी। जो शुगर फास्फेट चैन होते हैं और दोनों कहना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो रेप्लिकेशन का जब प्रारंभ होगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कमज़ोर बॉन्ड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी। दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, एटी के बीच में डबल बॉन्ड और जीसी के मध्य में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। और इसी समय कहना चाहिए जो हेलिकेज नामक एंजाइम होता है दोनों कुंडली को अलग कर देता है। यहाँ पर जो हेलिकेज जो एंजाइम होते हैं दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अलग होने के बाद भी उसमें टेंशन बने रहते हैं, उसमें तनाव बने रहते हैं। तो तनाव को वहाँ पर कौन से एंजाइम कम करते हैं, टोपोआइसोमेरेज। डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित 5-7 एंजाइम होते हैं। इसका आप लोग अध्ययन कर लेंगे। इसके लिए या तो आप लोग बुक को अध्ययन कर सकते हैं या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन केवल यहाँ पर आप रटने का काम करेंगे। ठीक है। तो यदि आप मेरे वीडियो को एक बार देख लेंगे उसके बाद यहाँ पर होमवर्क करिए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। आगे है राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? हम सबको पता है जो आरएनए होता है वो कहना चाहिए 3 प्रकार की होती है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। कोशिका के अंदर 80% आरआरएनए पाई जाती है और इसका संश्लेषण होता है न्यूक्लियोलस में। इसका संश्लेषण होता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस क्या होता है हिंदी में, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर एक छोटे से और गोलाकार रचना पाई जाती है, उसको कहा जाता है केंद्रक के अंदर केंद्रिका। इंग्लिश में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। चूँकि राइबोसोम का निर्माण करता है तो ये राइबोसोमल आरएनए का भी क्या करता है, ये संश्लेषण करता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंड किस समय दिखाई देता है? जस्ट अभी आप लोग को बताया था मैं, ओकाजाकी खंड किस स्ट्रैंड में बनते हैं।
तो अभी बताया था मैं, लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं। तो ये किस समय दिखाई देते हैं? तो स्वाभाविक बात है, ये रेप्लिकेशन के समय दिखाई देंगे। किस समय दिखाई देंगे? रेप्लिकेशन के समय दिखाई देंगे। तो ऑप्शन क्या है? ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई डीएनए के रेप्लिकेशन की विधि होती है। जो डीएनए रेप्लिकेशन की विधि होती है, इसका अध्ययन कहना चाहिए सबसे पहले ई कोलाई नामक जीवाणु में ही खोज किया गया था। ठीक है जी। जो कॉनबर्ग नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने डीएनए का रेप्लिकेशन की जो विधि होती है उसका अध्ययन कहना चाहिए ई कोलाई में ही खोज किए थे, या फिर बाद में कुछ एंजाइम बताए थे, मतलब स्टडी किए थे और स्टडी करके बताए थे कि ये एंजाइम आवश्यक होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है। लेकिन जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। ये पुस्तक में कहना चाहिए तीनों का चित्र दी गई है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो वहाँ पर दिया रहता है सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। क्या होते हैं? सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब अर्ध संरक्षी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना चाहिए अर्ध संरक्षी में 2 ऑप्शन है, एक कहना चाहिए बी में भी है और एक डी में भी है। तो यहाँ पर आप केवल याद किए हैं सेमी कंजर्वेटिव, तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। लेकिन ये होते हैं 2 दिशी, ये होते हैं 2 दिशी। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? डी, अर्ध संरक्षी मतलब सेमी कंजर्वेटिव और 2 दिशी है। वास्तव में कहना चाहिए जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, इसको वास्तव में किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो इसको भी वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने ही दिया था, जिन्होंने कहना चाहिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, और 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये जो वाटसन एवं क्रिक नामक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, इन्होंने ही कहना चाहिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड को दिया था। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे है डीएनए 2 पूरक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो डीएनए होते हैं 2 पूरक न्यूक्लियोटाइड का बना है। यदि एक न्यूक्लियोटाइड की चेन का क्रम ये है, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन का क्रम क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आप स्वयं बनाइए, क्योंकि इसको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। केवल आपको याद रखना है डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है। ठीक है जी। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए में आपको जानना है थायमिन की जगह में यूरासिल को जानना है। ठीक है। जब जोड़ी बनाते हैं तो ए हमेशा टी से बनाएंगे, ए हमेशा टी से बनाएंगे और टी ए से बनाएंगे, जी सी से बनाएंगे और सी जी से बनाएंगे। ए टी में डबल बॉन्ड रहेगा और जी सी में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है। यदि आप आरएनए में जा रहे हैं तो वहाँ पर ए और टी नहीं लिखेंगे, ए और यू लिखेंगे, क्योंकि उसमें थायमिन के जगह में क्या होती है? यूरासिल होती है। क्लियर। तो इसका उत्तर आप लोग कहना चाहिए स्वयं पा सकते हैं। इसका उत्तर है सी, इसका उत्तर है सी। आगे है फास्फोरस उपस्थित होता है। तो हम सबको पता है जो डीएनए होते हैं और जो आरएनए होते हैं, दोनों में कहना चाहिए फास्फोरस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी। डीएनए 3 पदार्थों से बना होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्रथम, सेकंड होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत प्यूरिन और प्यूरिमिडिन, मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन। और तीसरा पदार्थ होता है फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड आरएनए में भी पाए जाते हैं, लेकिन सेकंड और फर्स्ट पदार्थ में थोड़ा सा अंतर रहेगा। प्रथम में रहेगा डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, तो आरएनए में आप लोग याद रख लेंगे राइबोस शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोस शर्करा। क्लियर। इसमें एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन डीएनए में, आरएनए में याद रख लेंगे थायमिन के जगह में यूरासिल, और फास्फोरिक एसिड दोनों में पाए जाते हैं। क्लियर। आगे है वाटसन और क्रिक, ये दोनों प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। तो इन्होंने कहना चाहिए क्या मॉडल दिए थे? तो इन्होंने कहना चाहिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे, मतलब उत्तर बी,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसमें कहना चाहिए जो शुगर फॉस्फेट चैन होते हैं एक दूसरे से लिपटे हुए पाए जाते हैं और उसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पिछले सिलेबस में भी 12वीं में आते थे और नई सिलेबस में भी 12वीं में आते हैं। 1953 में मॉडल दिया था और 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है जी, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के लिए ये दोनों ही वैज्ञानिक बहुत ही कहना चाहिए विख्यात हैं। आगे है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नहीं होता है। अभी आप लोग को बता रहा था मैं, जैसे कि डीएनए चलते हैं, डीएनए में 3 पदार्थ है। पहला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और सेकंड है नाइट्रोजन बेस मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन। क्लियर। तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर जानिए, जो कहना चाहिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है या फिर कहना चाहिए राइबोज शर्करा आरएनए में होता है। यदि डीऑक्सीराइबोज शर्करा या फिर राइबोज शर्करा जब नाइट्रोजन बेस से क्रिया करते हैं, तब यहाँ पर पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और ये न्यूक्लियोसाइड आगे चलकर कहना चाहिए फास्फोरिक एसिड से क्रिया करेगा। जब फास्फोरिक एसिड से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए न्यूक्लियोसाइड पहले बनेगा जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा या राइबोज शर्करा आरएनए में जब ये किससे क्रिया करेगा? नाइट्रोजन बेस से। तब यहाँ पर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जब ये न्यूक्लियोसाइड जो बनती है, जब फास्फेट से क्रिया करती है, फास्फोरिक एसिड से क्रिया करती है, तब क्या बनती है? न्यूक्लियोटाइड बनती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? फास्फेट। मतलब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं होते हैं और न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा और आगे चलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहते हैं हम लोग? डीएनए कहते हैं या आरएनए कहते हैं। क्लियर। आगे है डीएनए के प्यूरिन निर्मित होते हैं। डीएनए के प्यूरिन निर्मित होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। प्यूरिन में होते हैं एडेनाइन, गुआनाइन और पिरिमिडिन में होते हैं साइटोसिन, थायमिन। आरएनए रहेगा तो थायमिन के जगह में यूरासिल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे है डीएनए स्ट्रैंड में डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है। डीएनए स्ट्रैंड में डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होती है। ये भी कई बार आया है। मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन या फिर यूरासिल, 5 नाइट्रोजन बेस है दोनों मिलाकर। तो यहाँ पर किसमें डबल स्ट्रक्चर वाली संरचना बनती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे जो प्यूरिन होते हैं, क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, वो दोनों ही डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? डी। डी मतलब ए और बी, मतलब एडेनाइन, गुआनाइन दोनों में डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होती है। बाकी कहना चाहिए एडेनाइन, गुआनाइन को छोड़कर जो साइटोसिन होते हैं, थायमिन होते हैं, यूरासिल होते हैं, वो सिंगल रिंग वाली क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। आगे है डीएनए रेप्लिकेशन किसकी सहायता से होती है? डीएनए रेप्लिकेशन किसकी सहायता से होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है डीएनए रेप्लिकेशन किसकी सहायता से होती है। क्लियर। तो यहाँ पर है डीएनए पॉलीमरेज, केवल डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज और आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सी। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सी। मतलब डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम और लाइगेज दोनों की सहायता से होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का एक कहना चाहिए 7 चरण में दी गई है। पुस्तक देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, दोनों में आसानी से मिल जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 और कहना चाहिए जो डीएनए लाइगेज होते हैं वो जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है जी, ओकाजाकी खंड जो बनते हैं उसको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सी। आगे है बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का संबंध किस वैज्ञानिक से है? मतलब जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है अर्धसंरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, जो सेमी कंजर्वेटिव होता है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो उसका कहना चाहिए 2 वैज्ञानिक आए, मेसेल्सन और स्टेहल। मेसेल्सन और
स्टेहल, इन दोनों वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन 14 की सहायता से प्रायोगिक सत्यापन किए थे। ठीक है, ये जो प्रायोगिक सत्यापन किए थे उस सिद्धांत को कहा जाता है बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। नाइट्रोजन 14 की सहायता से प्रायोगिक सत्यापन किए थे और प्रायोगिक सत्यापन करने के बाद मेसेल्सन और स्टेहल नामक साइंटिस्ट ने बताया कि वाटसन एवं क्रिक ने जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया है वो लगभग क्या है, सही है। क्लियर। आगे है कौन सा युग्म गलत है। फ्रेडरिक मिश्र, न्यूक्लिक एसिड का खोज, सही है। न्यूक्लिक एसिड का खोज मतलब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो फ्रेडरिक मिश्र नामक साइंटिस्ट ने पस सेल में, मवाद भरी हुई सेल में कहना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड का क्या किया था, खोज किया था। क्लियर। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही है। ग्रिफिथ ने कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत दिए थे। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे और प्लस डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर किए थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही सिद्धांत था। हर्शे एवं चेज कंजुगेशन, यही गलत है, क्योंकि हर्शे एवं चेज ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार बताए थे कि डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके लिए इन्होंने ट्रांसडक्शन का उपयोग किया था, कंजुगेशन का उपयोग नहीं किया था। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किए, हर्शे एवं चेज ने ट्रांसडक्शन का प्रयोग किए थे। ठीक है जी। वहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस लिए थे, वायरस के रूप में बैक्टीरियोफेज लिए थे और जीवाणु के रूप में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को लिए थे। चारगाफ, इन्होंने डीएनए की विभिन्न मात्रा का अध्ययन किया था, मतलब इसमें प्यूरिन कितना होना चाहिए, पिरीमिडिन कितना होना चाहिए, ए टी के बराबर होती है, जी सी के बराबर होती है। इन्होंने कहना चाहिए एक गणितीय अनुपात दिया था कि न्यूक्लिक एसिड की मात्रा कितनी कितनी होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, सी, हर्शे एवं चेज। आगे है डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर खंडों को जोड़ने का कार्य करता है डीएनए लाइगेज। इनका विशेष रूप से अध्ययन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ये शब्द वहाँ पर बार बार आते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम होते हैं, वो तोड़ते हैं, जबकि डीएनए क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, उसको जोड़ने का कार्य करते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, कौन से एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान स्ट्रैंड के कुंडलन में तनाव को कम करता है। इसको मैं पिछली वीडियो में ही बताया था। दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का कार्य करते हैं हेलिकेज, दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का कार्य करते हैं हेलिकेज एंजाइम। लेकिन अलग होने के बाद उनके जो कुंडलन होते हैं उसमें टेंशन या तनाव बने ही रहते हैं, तो उसको कहना चाहिए जो टोपो आइसोमिरेज होते हैं। क्या होते हैं, टोपो आइसोमिरेज नामक एंजाइम होते हैं। ये कुंडलन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, सी, टोपो आइसोमिरेज। अगला है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक क्षार युग्म अगले क्षार युग्म से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है बी। चित्र देख सकते हैं 0.34 nm, ये पुस्तक में भी इसको दिया गया है। ऊपर में लिखा रहता है 20 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर कहना चाहिए दो जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की दूरी होती है 0.34 nm, मतलब उत्तर बी। आगे है आरएनए का कौन सा प्रकार सर्वाधिक हेट्रोजीनस होता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक कहना चाहिए हेट्रोजीनस होता है सी। क्या होता है, सी, मतलब HNRNA। क्लियर। विषमांगता है, हेट्रोजीनस मतलब। आगे है डीएनए का रेप्लिकेशन अर्धसरक्षी होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन अर्धसरक्षी होता है। इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था, तो अभी आप लोग को मैं जस्ट बताया था, मेसेल्सन और स्टेहल ने इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। ठीक है जी, N14 की सहायता से बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा। आगे है mRNA अणु के साथ tRNA अणु के किस स्थान पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है। ठीक है, mRNA अणु के साथ
टीआरएनए के अणु के किस स्थान पर हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है? तो उत्तर यहाँ पर क्या है? बी, एंटीकोडोन। आप लोग टीआरएनए का चित्र देख सकते हैं जो हॉली नामक साइंटिस्ट ने दिया है टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। तो क्लोवर लीफ मॉडल का आप लोग नीचे पोर्शन में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है एंटीकोडोन। वहीं एंटीकोडोन में कहना चाहिए एमआरएनए अणु क्या होते हैं? जुड़ते हैं। क्लियर? आगे है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक तंत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक तंत्र में होता है, जो संपूर्ण कोशिका होती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब जीवाणु की कोशिका। जीवाणु को छोड़कर जो समस्त जो चार जगत और होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा बी। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा बी, मतलब डीएनए और कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं। प्रोकैरियोटिक आप पढ़ रहे हैं, डीएनए तो रहेगा लेकिन इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं या फिर कोई हिस्टोन नहीं होते। लेकिन आप यूकैरियोटिक जेनेटिक तंत्र कहेंगे, यूकैरियोटिक जेनेटिक तंत्र कहेंगे तो वहाँ पर याद रखेंगे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन मतलब जो डीएनए होते हैं वो वास्तव में हिस्टोन प्रोटीन से ही जुड़ जाते हैं और गुणसूत्र का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? आगे चलकर इसी से एक और क्वेश्चन है, वहाँ पर ये क्वेश्चन बताया गया है कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल होते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा अमीनो अम्ल होते हैं, इसी में एक क्वेश्चन होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। राइबोसोम का एक संकुल जो आरएनए के एकल रज्जु के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पॉलीसोम, मतलब बी। पॉलीसोम मतलब बी, मतलब कोशिका के अंदर जो राइबोसोम सब पाए जाते हैं वो सिंगल संकुल के रूप में पाए जाते हैं और वहाँ पर उसको राइबोसोम कहेंगे। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के समय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब मैग्नीशियम डबल प्लस या फिर मैग्नीज डबल प्लस की सहायता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या कहलाते हैं? पॉलीसोम कहलाते हैं। मतलब राइबोसोम हमेशा दो छोटे छोटे यूनिट के रूप में पाए जाते हैं, 50-30 या 60-40। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे तो 50-30 के रूप में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे तो 60-40 के रूप में पाई जाती है। ठीक है जी, 50-30 और 60-40। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के समय मैग्नीशियम डबल प्लस या मैंगनीज डबल प्लस की सहायता से जुड़ जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? पॉलीसोम से कहलाते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी। आगे है एमआरएनए का भाग नहीं है। एमआरएनए का भाग नहीं है तो आपके पुस्तक में चित्र देख सकते हैं, मैसेंजर आरएनए के चित्र। उसमें केपिंग भी होता है, इनिशिएशन भी होता है, टर्मिनेशन भी होता है, कोडिंग रीजन भी होता है, पॉली या सीक्वेंस भी होता है। ठीक है जी, एक चित्र है एमआरएनए को, उसको देखेंगे। एक सिरे में केपिंग होता है और एक सिरे में पॉली या सीक्वेंस होता है। पॉली या सीक्वेंस में एडेनाइन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जबकि केपिंग क्षेत्र में गवानाइन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, मिथाइलेटेड गवानाइन। इनिशिएशन भी होता है, टर्मिनेशन भी होता है, कोडिंग रीजन भी होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? एंटीकोडोन। ये कहना चाहिए टीआरएनए का भाग होता है, ट्रांसफर आरएनए का भाग होता है। क्लियर? आगे है आरएनए का कृत्रिम संश्लेषण किए थे। आरएनए का कृत्रिम संश्लेषण किए थे और कहना चाहिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। तो आरएनए के कृत्रिम संश्लेषण किस साइंटिस्ट ने किए थे? ओकावा। कौन है? ओकावा। और डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, इन्होंने तो आर्टिफिशियल जीन का संश्लेषण किए थे और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना जो एनआरआई भारतीय है, कृत्रिम जीन का संश्लेषण किए और जेनेटिक कोड में इनका साथ रहा है और नोबेल पुरस्कार 1969 में प्राप्त किए थे। लेकिन ओकावा ने आरएनए का कृत्रिम संश्लेषण किए और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए के प्रसिद्ध न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया? डीएनए का प्रसिद्ध न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया था और इस कार्य के लिए भी संभवतः नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ये उत्तर क्या है? बी,
कॉनबर्ग एवं थॉमस, कॉनबर्ग एवं थॉमस। क्लियर। तो ये हो गया मोलकुलर ऑफ बेसिस के अंतर्गत सेकंड टेस्ट का उत्तर। ठीक है जी। तो इसके जस्ट बाद हम लोग मोलकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत जो तीसरे टेस्ट है उसका जस्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, उसका आप लोग विशेष रूप से अध्ययन करते रहिए, आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है। ओके।